हम्म। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आज शुरुआत से हम पढ़ते हैं। जो पहला पार्ट है भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ना है वो है स्थिर वैद्युतिकी। इसके बाद में है चुंबकत्व, फिर है आपका पढ़ना प्रकाश और आधुनिक भौतिकी। तो एक एक इकाई करके हम लोग पढ़ेंगे। पहली इकाई जो हमारी है वो है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें जो चैप्टर है आपका पहला चैप्टर है वो है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीजों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे है आवेश। आखिर आवेश क्या होता है, आवेश आया कहां से? तो ये बहुत पहले से आप लोग जानते हैं, देखे हैं, किए हैं ये सारा प्रयोग। स्टार्टिंग में आप लोग क्या करते थे, कंघी लेते थे, सर पे रगड़ते थे बचपन में, और कागज के टुकड़ों को कागज के टुकड़ों को रखकर जब कंघी को कागज के टुकड़ों के पास लाते थे तो देखते थे कि कागज के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते थे, कंघी के द्वारा आपके आकर्षित हो जाते थे। ये कंघी क्या करती थी, इन टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेती थी। तब आपको ये पता नहीं था कि आखिर आवेश इस पर क्या डेवलप हुआ, क्या डेवलप नहीं हुआ। बहुत समय पहले थेल्स थे, इन्होंने बताया कि अंबर नामक पदार्थ को किसी रेशम के टुकड़े से रगड़ देने पर उस अंबर नामक पदार्थ में आकर्षण का गुण आ जाता है। वो ये चीज भी कंफर्म नहीं कर पाए थे कि आखिर ये गुण आता कहां से है। इसके बाद 2000 वर्षों तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुछ टाइम बाद फिर लोगों ने देखा कि ऐसा केवल अंबर नामक पदार्थ में ही नहीं है, बहुत से ऐसे पदार्थों में है ये गुण पाया जाता है। गिलबर्ट ने प्रयोग करना चालू किया। इन्होंने बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता था तो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं, बाई चांस से मान लीजिए आपका रेशम का धागा है और आपका ये कांच का छड़ है, जब इस कांच के छड़ को रेशम के धागे पे रगड़ते हैं तो क्या होता है, ये कांच का छड़ आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार से इन्होंने दूसरा प्रयोग किया, इन्होंने लिया बिल्ली की खाल। ये क्या है आपका, बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल को इन्होंने आबनूस की छड़ से रगड़ा। जब इन्होंने बिल्ली की खाल से आबनूस की छड़ को रगड़ा तब भी इन्होंने देखा कि ये आबनूस की छड़ भी क्या हो गई, आवेशित। बाद में इन्होंने क्या किया, कांच की छड़ और आबनूस की छड़ दोनों को पास पास लेकर आए, और जब दोनों क्षण को पास पास लाते हैं तो इन्होंने देखा कि दोनों क्षण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये इस क्षण को अपनी ओर खींच रही है और ये इस क्षण को अपनी ओर खींचती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों जो क्षण हैं वो विपरीत प्रकार से आवेशित हो गए। कांच की क्षण हमारी धनावेशित हो जाती है और आबनूस की क्षण हमारी ऋणावेशित हो जाती है। अब आप जान गए कि आवेश क्या होता है। इसके बाद में है आवेश आया कहां से। इतना चीज आप लोगों ने सीख लिया, इसकी संकल्पना कैसे कीजिए पुरानी अवधारणा है। अब हम आपको पढ़ाएंगे, जो टॉपिक स्टार्ट होता है आपका वैद्युत आवेश संरक्षण।
जैसे आप लोगों को बताया गया मैकेनिक्स में कि ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब कि ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर पे मोटर गाड़ी इंजन चलते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने जैसे बाई चांस मान लीजिए हमारा क्या है, इंजन को हम लोग क्या करते हैं, बाहर से ईंधन देते हैं। यहां से हम क्या देते हैं, ईंधन देते हैं, ये इंजन के माध्यम से, और उसके बाद में ये ईंधन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारे कार्य में। मतलब ईंधन हमारा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, और ईंधन यहां से खत्म हुआ तो क्या मिल गया हमें, कार्य। यानी ईंधन जो था इसका रूपांतरण किसमें हो गया, मशीन के अंदर विभिन्न प्रोसेस के द्वारा ये कार्य में परिवर्तित हो गया। ठीक इसी प्रकार से होता है हमारा आवेश संरक्षण। मतलब आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब संपूर्ण आवेश की मात्रा संरक्षित रहती है। जैसे जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो जो हमारा कांच का छड़ होता है वो धनावेशित हो जाता है। जो कांच का छड़ होता है वो धना आवेशित हो जाता है। जो कांच का छड़ होता है वो धना आवेशित हो जाता है, और रेशम हमारी कैसी हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि इससे जितना इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाता है उसमें इतनी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यानी कांच की छड़ से जितना इलेक्ट्रॉन रेशम में आता है उतना ही इस पर धन आवेश आ जाता है, और रेशम पर उतना ही ऋण आवेश आता है। और अगर एक धन इस पर आया है और एक ऋण इस पर आया है, तो आप प्लस और माइनस को मिला लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शून्य। यानी अब भी टोटल आवेश क्या है, शून्य है। इसका मतलब हुआ कि आवेश हमारा नष्ट नहीं हुआ, बस क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो गया। अब यह आगे हम लोग पढ़ते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। आप लोग पढ़े हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या। आप लोगों ने पढ़ा है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे में समय। वैद्युत धारा की परिभाषा आप लोग जानते होंगे कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम वैद्युत धारा कहते हैं। यदि समय को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि समय t बराबर 1 सेकेंड हो जाए और वैद्युत धारा I बराबर 1 एम्पियर, तब आवेश Q कितना होगा, फार्मूले में रख के देख लेते हैं। I का मान हमने क्या कहा, 1 एम्पियर।
आवेश के स्थान पे Q लिख देते हैं, समय के स्थान पर T। तो Q समय के स्थान T के स्थान पर 1 लिख देते हैं, तो Q बराबर 1। अब मात्रक क्या होता है इसका? कूलाम। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की अगर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक में जो आवेश की मात्रा होगी वो कितना होगा? 1 कूलाम। किसी चालक में 1 सेकेंड में यदि प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पीयर हो, तो उस चालक में जो आवेश की मात्रा होगी वो होगी हमारी 1 कूलाम। नीचे हम परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। किसी चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश नहीं सॉरी विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पीयर हो तो आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। आप लोग इसको लिख लीजिए 1 मिनट के अंदर। एक बार मैं फिर से आपको समझा देते हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को आप वैद्युत धारा कहते हैं। यदि हम समय के t के स्थान पर 1 सेकंड लिख दें, वैद्युत धारा I का मान 1 एम्पीयर हो जाए, तो आवेश की मात्रा कितनी होगी उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, वैद्युत धारा के स्थान पर 1, आवेश Q, t के स्थान पर 1, तो Q बराबर हमारा आ जाता है 1 कूलाम। यानी यदि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पीयर हो, तो आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो। मात्रा 1 कूलाम हो। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपके का चैप्टर चालू होता है कूलाम का नियम। तो आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम साहब ने बताया, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम ही है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी मीन्स क्या होता है कि इस चैप्टर में हम जितना भी अध्ययन करेंगे, पूरे अध्ययन के टाइम पे हमारा आवेश हमेशा स्थिर होगा। स्थिर होने का मतलब क्या है? रुका हुआ होगा। ऐसा नहीं, इस चैप्टर में हम उस आवेश के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते जो आवेश हमारा गतिमान हो। अगर आवेश गतिमान होगा तो वैद्युत धारा मिलेगी, वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो इसका अध्ययन हम अपने इसके अलग टॉपिक में करते हैं, चुंबकत्व में। इस टॉपिक में जिस चीज का हम अध्ययन करेंगे वो हमारा है आवेश हमेशा स्थिर होगा, और उस स्थिर आवेश के कारण
कितना बल कार्य करेगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, विभव क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इन सब सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो कूलाम ने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। थोड़ा सा सुनिएगा, कूलाम ने कहा है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इसका मतलब क्या है? यानी इन्होंने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जब कहा तो इसका मतलब यह है कि हमारे आवेश, जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि आवेश हमारे क्या होते हैं, दो भिन्न प्रकार के होते हैं। अगर दोनों आवेश समान हैं, यानी दोनों धन आवेश हैं, तो उनके मध्य क्या कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। दोनों ऋण आवेश हैं, तब भी उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन अगर एक आवेश धन है और एक आवेश अगर ऋण है, तो उनके बीच में क्या कार्य करेगा, आकर्षण बल। तो लिखते हैं थोड़ा सा, कूलाम का नियम क्या होता है। मान लीजिए एक आवेश Q1 है, एक Q2 है, इनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम साहब ने जो कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सुनिएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मान लीजिए, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 तथा उनके बीच की दूरी r और उनके बीच कार्य करने वाला बल F हो, तो माना दो, आप लोग लिखते चलिएगा ऊपर से, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r और कार्य करने वाला
बल यफ है। आप लोग ऊपर लिख चुके होंगे, ऊपर से हम मिटा देते हैं। लिखिएगा हेडिंग, हेडिंग नहीं, कूलाम के नियम के अनुसार या परिभाषा अनुसार लिखिए। परिभाषा अनुसार कूलाम ने क्या कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपात। यानी पहला जो स्टेटमेंट था आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और दूसरा जो बोला है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r। समीकरण इसको दो नाम दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R। देखिएगा समीकरण 1 और 2 को मिलाए तो क्या है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक की आवश्यकता होती है। यहां पर हम नियतांक K मान लेते हैं, तो F बराबर K Q1 Q2 अपान R। प्रयोगों द्वारा देखा गया जो K का मान होता है, जो K का मान होता है वो 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति आवेश का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है, कूलाम प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस मान को यहां रख देते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप लोग कॉपी में इसके नीचे ही लिखिएगा। F = 9 × 10 के पावर 9 Q1 Q2 अपान R। बाद में कैलकुलेट किया गया कि 9 × 10 के पावर 9 एक अलग चर के बराबर होता है। 9 × 10 के पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यानी 9 × 10 के पावर 9 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F = हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जो फार्मूला निकल के आया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो फार्मूला निकल के आया ये हमारा है निर्वात में। F = हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। चलिए देखते हैं, लेकिन ये जो फार्मूला है ये हमारा है जब दोनों स्थिर बिंदु आवेश हमारे कहां हो, निर्वात में रखे हों। यदि इन दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम उपस्थित हो, जैसे इसमें लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया जाए, पेपर का टुकड़ा डाल दिया जाए, तो इनके बीच में एप्सिलॉन नॉट के साथ एक नियतांक आ जाता है जिसे हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल K से। चलिए आप लोग इधर लिख चुके होंगे तो इधर हम इरेज कर देते हैं। देखिएगा यदि माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K हो तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर।
अगर माध्यम के लिए लिखना है तो यहाँ स्मॉल सफिक्स में यम लिख दीजिए। यम मीन्स क्या होता है, मीडियम। तो एफ यम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, जैसा कि ऊपर दिखा दिया गया। चलिए अब आप लोग एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालिए कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है। 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बीमा क्या होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा के लिए 4 अचर है, पाई अचर है, यानी जो बीमा में जिस चीज की रिक्वायरमेंट हम लोगों की होने वाली है वो है एफ है, Q1 है, Q2 है, R स्क्वायर है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि आप एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताइए, तो आपको एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालनी आनी चाहिए। हर चीज की बीमा आपको पता है, एफ की बीमा आप जानते हैं, क्यू की बीमा जानते हैं, आर की बीमा जानते हैं, यहां से एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकाल लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर क्या होगा, बल की बीमा गुणे R स्क्वायर की बीमा बटे कूलाम स्क्वायर की बीमा, यानी चाहे कूलाम स्क्वायर लिखिए या आवेश का स्क्वायर कर लीजिए, कूलाम स्क्वायर की बीमा, दोनों बात। चलिए बल की बीमा आप लोग जानते हैं क्या होता है, यम यल टी के पावर -2। दूरी को किससे लिखते हैं, R से, यानी R से यहां नहीं, यहां यल से रिप्रेजेंट बीमा में करते हैं, तो यल स्क्वायर। देखिए अभी हमने आपको बताया है कि आवेश बराबर क्या होता है, I इंटू टी। आई को बीमीय रूप में लिखते हैं कैपिटल ये से, और टाइम को लिखते हैं कैपिटल टी से, यानी ये इंटू टी का होल स्क्वायर। चलिए मैं कैलकुलेशन इधर कर दे रहा हूं, नीचे जगह नहीं है। तो ऊपर देखिएगा यल स्क्वायर, यहां यल क्या हो जाएगा, यल क्यूब, यम यल क्यूब। उसके बाद में टी के पावर -2, नीचे टी स्क्वायर जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 टी के पावर हो जाएगा, और टी के पावर -2 इंटू टी के पावर -2 क्या हो जाएगा, टी के पावर -4। ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए के पावर -2। यानी जो एप्सिलॉन नॉट की बीमा आई यम यल क्यूब टी के पावर -4 ये स्क्वायर, ये आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम लोगों ने सीखा आवेश कैसे आता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का मात्रक क्या होता है, और कूलाम का नियम। तो आज यही बंद करते हैं। अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा पूरा, हर रोज जितना टॉपिक पढ़ाया जाए उसको आप लोग लर्न करके रखिएगा, कॉपी में नोट्स बना के रखिएगा। हर रोज एक ही लेक्चर डाला जाएगा, एक घंटे का, आधा घंटे का, 45 मिनट का, जैसा आप लोग के लिए प्रेफर होगा। तो आज लेक्चर बंद करते हैं इसे।